तो नमस्कार प्यारे बच्चों, समाचार बढ़िया हुई। चलिए आज की क्लास में जो है हम लोग चर्चा करेंगे, महाचर्चा करेंगे। और आज की क्लास आप सभी के लिए बड़ी जानदार, शानदार, जबरदस्त होने वाली है। इसलिए सभी बच्चे पूरी वीडियो को देखिएगा, अंत में पता लगेगा कि कितना झकास ये चैप्टर निकला। तो बिहार बोर्ड की हिस्ट्री यानी कि इतिहास की दुनिया चल रहा था। इकाई 5 अर्थव्यवस्था और क्या आजीविका, जिसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके खत्म किया। आज ये वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है, जिस वीडियो में जो है हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसको देखेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज की भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये बच्चे बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, तो आप सभी पूरी वीडियो को देखें, केवल आपके लिए है। और बाकी की कहानी कैसे आपको इसका पीडीएफ वगैरह क्या मिलेगा, उसके लिए वीडियो में बने रहे। ठीक है, चलो जी, तो आ जाते हैं कहानी पे। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओह तुम नजर के सामने जिगर के पास आ जाओ। क्लास 10th की हिस्ट्री और यूनिट 5 अर्थव्यवस्था और चर्चा होगा आजीविका पे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे ना, उनको भी यहां से काम चल जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था और आजीविका का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड। इसका संबंध समाज के आर्थिक संसाधन, उत्पादन प्रणाली और लोगों की आजीविका के साधनों से है। इसका अध्ययन विभिन्न पहलुओं से किया जाता है, जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार और श्रम संगठनों के द्वारा। तो ये संक्षेप में आपको मिल गया अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में। क्लियर हो गए आप सभी लोग? एक बार बोलिए कि हाँ गुरुजी, अरे मस्त सर, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर हो गए यहां से? अब आ जाओ, कहानी को आगे बढ़ते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़े थे प्यारे बच्चों, तो उसमें आया था औद्योगिकरण के कारणों के बारे में जानने का। किसका औद्योगिकरण का कारण? पहला था आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नए नए मशीन आए, कोयले लोहे की प्रचुरता हुई, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई, सस्ता श्रम की उपलब्धता हुआ, यातायात की सुविधा हुई, विशाल औपनिवेशिक स्थिति आगे चल करके बना। ये सारे थे औद्योगिकरण के कारण और परिणाम से संबंधित बातें। अब अगली बिंदु पे प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं। 18वीं शताब्दी के बाद ब्रिटेन ने नए नए यंत्र मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया, जिससे औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग क्या हुआ? प्रशस्त हुआ। तो ये सारा आप सबको पता है कि चाहे आप औद्योगिकरण कह लो या उपनिवेशवाद कह लो, ये सारा का जो कहानी शुरू हुआ वो कहां से हुआ? ब्रिटेन से हुआ। कहां से हुआ? ब्रिटेन से। पंखवा तनी हेने आ जाओ बाप, ध्यान दो। ठीक है, 1769 में जेम्स वाट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए। 1815 में हेम्फ्री ड्रेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप, और इसी वर्ष हेनरी वेसेमर ने शक्तिशाली भट्टी को बनाया और लौह उद्योग को और ज्यादा बढ़ावा देने में सहायता मिला। भारत में कारखानों की स्थापना 1850 के बाद हुई। इसके बाद भारत में जितने भी कुटीर उद्योग है वो बंद होने लगे। अब जब कुटीर उद्योग बंद होने लगा तो इसी को लोगों ने निरौद्योगीकरण का नाम दिया, संज्ञा दिया। सबसे पहले अगर बात करें तो कपड़े में सूती मिल जो है 51 में बंबई में क्या किया गया? स्थापित किया गया। 69 में जब स्वेज नहर ओपन हुआ तो बंबई के बंदरगाह पर इंग्लैंड से आने वाला सूती कपड़ा का आयात धीरे धीरे क्या हुआ? बढ़ गया। वस्त्र उद्योग ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बना रहा। 19वीं शताब्दी के पहले तक इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग था। कौन सा उद्योग था? सूती वस्त्र। लिवरपूल इंग्लैंड में जगह है लंकाशायर, सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। और आज इसकी उपाधि हम लोग भारत में अहमदाबाद को देते हैं। आगे बढ़ो। 1805 के बाद न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना।
अंग्रेज व्यापारी एजेंट की मदद से भारतीय कारीगरों को पेशगी रकम देकर उससे उत्पादन कराते थे। इनको हम गुमस्ता कहा जाता है, हमने पढ़ाया था। गुमस्ता मतलब जो भारत में बैठ करके अंग्रेजों की दलाली करते थे, उनको गुमस्ता के नाम से जाना जाता है, आप सब जानते हैं। 35 में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट पारित किया गया, ये भी मैंने पढ़ाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार इसके बाद समाप्त हो गया। कारखानों की स्थापना के क्रम में सन 1830 के दशक में बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने 6 एक साथ कंपनी लगाई। सबसे पहले कपड़े की मिल 1851 में न्यू दिल्ली, 1917 में कलकत्ता में देश का पहला जूट एक व्यापारी थे हुकुमचंद ने क्या किया, स्थापित किया। तो ये सारे जो है प्यारे बच्चे हमारे सामने अभी क्या थे जरा बताएंगे। तो सब कुछ हमारे सामने एक एक ब्रीफ था जिसको मैंने दे दिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके रिलेटेड टाटा बिरला की बात करना, जमशेदजी टाटा की बात करना, उनकी बातें हम लोग पढ़े थे। आइए अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रश्न संख्या 1, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कितने किया? टाइप करो, कमेंट तेजी में टाइप करो। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में आविष्कार हुआ। कब आविष्कार हुआ? 1770 इज द राइट आंसर। सेफ्टी लैंप अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर में, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी। अभी आपने पढ़ा था हेम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 3, मुंबई में सबसे पहले सूती मिल कब लगा? 1851 में। 1851 में नौरोजी भाई का तो नाम आपने सुना होगा। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? 1917 में प्यारे बच्चों कलकत्ता में। कहा मिला? कलकत्ता में। यहाँ आंसर भी दिया गया है ताकि जब बच्चों को पीडीएफ मिले तो पूरा आंसर के साथ में मिले। भारत में कोलकाता उद्योग का प्रारंभ, भारत में जो है, भारत में कोयला उद्योग कब से प्रारंभ हुआ ये सवाल है। तो आपने पढ़ा होगा प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 में। 1914 में ये सब हुआ भारत में। आगे बात करते हैं, जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 में। कहिया किया था? 1907 में। ठीक है, अगला सवाल में आते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखो जरा। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ये पहला आप जानते हैं कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का, जिसको जनक भी कहते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 8 देख लो। इंग्लैंड में सभी वयस्क स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार कब मिला? आप सभी को पता है कब मिला था। ये 1885, 1800 क्या लिखा हुआ है? 85 में देख लीजिएगा। ठीक है, इसको जरा देख लेना। 1885 या 1918 होगा, जो भी होगा उसको बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सबको पता है 1920 में किया गया। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? 1881 में। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया? 1881 में। ठीक है, चलो कहाँ गए भाई, आ जाओ यहाँ। 1881 में। आगे देखो, अब हमें रिक्त स्थानों को भरना है। सन 1838 में लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हो गई। सन डैश में मजदूर संघ अधिनियम 1926 में। न्यूनतम मजदूर पारित हुआ 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई 1920 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में बच्चों की आयु, काम का घंटा क्या किया गया? निश्चित किया गया। यहां तक सभी बच्चे पढ़े हैं और अच्छे से उन्होंने क्या किया? एमसीक्यू को अच्छे से बना दिया। ठीक है, चलो। तेरे बिना जिंदगी में कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं। देखो, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण। पहला है मशीन और नए नए यंत्र का आविष्कार, और दूसरा होता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है मानव की आवश्यकता। इसी से तो फैक्ट्री प्रणाली की क्या हुई? शुरुआत हुई। फिर उसके बाद बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे ही? कई बार ये पूछा हुआ है सवाल। तो कैसे हुआ? जैसे औद्योगिकरण हुआ कि फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति क्या बन गए? पूंजीपति। समाज 3 वर्गों में बट गया, पूंजीपति, बुजुर्गा वर्ग और क्या हुआ? मजदूर वर्ग। तो इस तरीके से इसमें जोड़ लेना। इस प्रकार बुजुर्गा वर्ग की क्या हुई? शुरुआत हुई। जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ो।
18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? तो उत्तर आता है भारतीय हस्तकला और शिल्प उद्योग, यानी कि वही सब ना था जी, कुटीर उद्योग वगैरह चला करता था 18वीं शताब्दी में, यही सारा चलता था। 4, निरौद्योगीकरण किसे कहते हैं? तो हमने अभी पढ़ाया कि जब भारत में जब कल कारखाने स्थापना हुआ, औद्योगिकरण आया, तो कुटीर उद्योग बंद होने लगा, जिसे इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? निरौद्योगीकरण का नाम दिया। औद्योगिकरण का उल्टा होता है निरौद्योगीकरण। 5वां क्वेश्चन है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? सबको पता है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई 1916 में। भारतीय उद्योग व्यापार के भारतीय बीच संबंधित सहायता दिया जा सके, इसलिए अंग्रेजों ने ये बनाया 1916 में। आगे देखो, खत्म हो गया। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। औद्योगिकरण से क्या समझते हैं? तो सभी बच्चों को ये तो बड़ा आसान है, हमने पढ़ते समय भी बहुत सारा बात तो बेटा हम टिक ही लगा दिए थे। ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में, उद्योग जगत में कई नए नए मशीनों को स्थापित करना, कल कारखानों को स्थापित करना औद्योगिकरण कहलाता है। और इसके कारण मनुष्य के आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? औद्योगिकरण कहते हैं। सिंपल बात है, उद्योगों का लगना, हाथ के बदले मशीनों से ज्यादा काम करना, यही क्या कहलाता है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? देखो जरा क्या हुआ, सब पता है आप सभी को कि क्या हुआ था कि जितने भी किसान थे बेचारे मजदूर बन गए, कुटीर उद्योग के जो मालिक थे वो मजदूर बन के काम करने लगे। सरांतर औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन किसके द्वारा आता है? मशीनों के द्वारा कारखाना में होता है, जिसमें मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि मशीनों को संचालित करने के कम संख्या में विशेष मजदूर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इससे मजदूरों की स्थिति क्या हो गई? बहुत ही बदतर हो गई। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? बहुत VVI है, इसको टिक कर लीजिएगा, एकदम बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्लम पद्धति कैसे बना? हमने शुरू में बताया, स्लम का मतलब होता है झोपड़ी। ठीक है, जब उद्योग बना तो आसपास में जो है मजदूरों को रहने के लिए जगह दिया गया, वही छोटा छोटा सा कमरा जिसमें कोई सुविधा नहीं था, तो उसी एरिया का नाम स्लम दिया गया। औद्योगिकरण के फलस्वरूप जब मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण किया तो उनकी स्थिति दयनीय हो गई, जिससे वे सुविधाहीन घरों में रहने लगे, जिससे स्लम पद्धति कहा जाता है, या इस प्रकार स्लम पद्धति की क्या हुई? शुरुआत हुई। न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ? इसके क्या उद्देश्य थे? तो मजदूर पारित हुआ कब? न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में, जिसके द्वारा कुछ उद्योग में मजदूरी की दरें निश्चित की गई और कहा गया कि मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना गुजारा न करे बल्कि इससे कुछ और अधिक हो, ताकि अपना कुशलता को वो कभी भी बनाए रहे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति दिया कैसे? तो कोयला लौह उद्योग दोनों औद्योगिकरण की प्रक्रिया का रीढ़ माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय ज्यादातर मशीनें वाष्प से चलती थी, और वाष्प कब बनेगा? जब कोयला से ऊर्जा निकाला जाएगा, है ना। तो क्योंकि कोयला ईंधन की जरूरत को पूरा करता है, लोहा मशीन के निर्माण में काम आता है, कोई भी कारखाना बिना ईंधन और मशीन के नहीं चल सकता, तब कोयला और लोहा औद्योगिकरण की गति को तीव्रता प्रदान करने में मदद की। एकदम आसान है, सारा क्वेश्चन का एकदम शब्द आसान है, आसानी से आप पूरा का पूरा एकदम कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे चर्चा करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। औद्योगिकरण के कारण का उल्लेख करें, तो कारण तो बहुत सारा है, अभी आपने पढ़ा, जैसे आविष्कार पढ़ा था आपने, आवश्यकता आविष्कार की जननी, ये पहला कारण हो गया। इसके बारे में डिटेल है कि नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्कालीन समय में उद्योग का विकास क्या हुआ? प्रारंभ। दूसरा पॉइंट क्या है? नए नए मशीनों का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। 18वीं शताब्दी के बाद में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों मशीनों का आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति लाई जिससे औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा क्या है? कोयला और लोहे की क्या? प्रचुरता। किसी भी उद्योग की प्रगति कोयले और लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ब्रिटेन में लोहे एवं कोयले की खानें थी, जिससे औद्योगिकरण को और ज्यादा क्या मिला? बढ़ावा मिला। तो यही सारे पॉइंट है जो औद्योगिकरण के कारण है, जो हमने शुरू में बताया। फिर क्या हुआ? फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत की गई, ये पॉइंट है। मशीनों और नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, इसके फलस्वरूप उद्योग और व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। सस्ते श्रम की उपलब्धता, सबको पढ़ाया गया था सस्ता श्रम। देखो कोई भी फैक्ट्री कहाँ खुलता है, जिसको अगर कहीं लगाना है तो वो पहले देखता है कि वहां पे कच्चा माल मिल सकता है कि नहीं, बन जाए तो
बेचने के लिए बाजार उपलब्ध है कि नहीं, लेबर सस्ता है कि नहीं, प्लस आधारभूत संरचना, रोड वगैरह, बिजली वगैरह अच्छा होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था भी एकदम टंच होना चाहिए, वही लोग फैक्ट्री खोलते हैं। सस्ते श्रम की उपलब्धता 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई। याद रखना, 18वीं शताब्दी के अंत में बड़ाबंदी प्रथा। जमींदार ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फॉर्म बना लिए। अपनी जमीन बेच देने वाले किसान क्या बन गए? मजदूर बन गए। ये आजीविका अर्जन के लिए काम धंधों की खोज में कहाँ आ गए? निकटवर्ती शहर में। इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के असंख्यक मजदूर कम मजदूरी पर भी काम करने के तैयार हुए। सस्ते श्रम के उत्पादन में ये सस्ता श्रम बड़ा सहायक हुआ उत्पादन में। यातायात की सुविधा अभी हमने बताया आपको, है ना। फैक्ट्री में उत्पादित कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कच्चा माल और फैक्ट्री तक लाने के लिए और उससे दूसरे जगह ले जाने की सुविधा कहाँ थी? ब्रिटेन में। जहाज रानी में भी ये विश्व में सबसे आगे था। सभी देशों के सामानों और आयात का मुख्य निर्यात ब्रिटेन के व्यापारिक जहाज से होता था, जिसका आर्थिक लाभ औद्योगिकरण की गति को तीव्र बनने में सहायक हुआ। विशाल औपनिवेशिक की स्थिति, है ना। औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन स्थापित विशाल उपनिवेश ने भी योगदान दिया। इन उपनिवेशों में कच्चा माल सस्ते दाम पर प्राप्त करना, उत्पादित वस्तुओं को वहां के बाजारों में महंगे दामों पर बेचना ब्रिटेन के लिए क्या था? आसान था। ये था पहला जो आपने देखा क्या, तो औद्योगिकरण के कारणों का हम लोगों ने विश्लेषण किया, है ना प्यारे बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2, प्रश्न संख्या 2। औद्योगिकरण के बाद होने वाले परिवर्तनों पर आप क्या डालें? प्रकाश डालें। तो बहुत सारा औद्योगिकरण के बाद हुआ। उपनिवेश साम्राज्यवाद का, नगरों का विकास हुआ, है ना। बहुत जगह क्रांति हो गई। जैसे देखो नगरों का क्या हुआ विकास, 50 से लेकर 1850 से लेकर 1950 के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ, जिसमें जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर इत्यादि व्यापारिक नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। अरे पूरा तुम्हारे बुक में है, एक एक लाइन हमने पढ़ाया है, कोई अलग से थोड़े लिखा रहा है, बुक का ही है, सब कुछ अवेलेबल है, देख लो। कुटीर उद्योग का क्या हुआ? पतन हुआ। जैसे जैसे बड़े बड़े मशीन और यंत्र का विकास हुआ, वैसे वैसे शिल्प उद्योग, बुनकर उद्योग, कुटीर उद्योग सबका पतन हो गया। साम्राज्यवाद का विकास औद्योगिकरण के परिणाम था। स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेश की होड़ हो गई और आगे चलकर उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। समाज में विभाजन हुआ, बुजुर्गा वर्ग का क्या हुआ? उदय। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले पूंजीपति बन गए। समाज 3 वर्गों में बट गया, पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गा वर्ग और मजदूर वर्ग। आगे क्या हुआ? फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म, बड़े बड़े उद्योग में काम करने वाले, ठीक है, ये जन्म हुआ। बड़े बड़े उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूर उद्योगपतियों द्वारा शोषण हुआ, उनका जीवन स्तर काफी ज्यादा गिर गया। फलस्वरूप मजदूर वर्ग का क्या हुआ? जन्म। इसी को हम लोगों ने अभी पढ़ा था, स्लम पद्धति की शुरुआत। क्लियर है? स्लम पद्धति की यहीं से शुरुआत होती है। शुरुआत हुई छोटे छोटे घरों में, जहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, वहां मजदूर लोग रहने के लिए बाध्य थे। ऐसे ही घरों को हम क्या कहते हैं? स्लम कहा जाता है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया? तो उपनिवेशवाद के डेफिनेशन आप पहले भी पढ़े हो। ये आप वो भी परिभाषा लिख सकते हो कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र जो है अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर जो है ना शासन कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद की व्याख्या अलग अलग कालों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दिया है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से उन्नत और शक्तिशाली देश द्वारा, ध्यान से सुनना, उन्नत और शक्तिशाली देश द्वारा निर्बल देशों के राजनीतिक आर्थिक अधिपत्य की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? उपनिवेश। वही हमने अभी बात कहा, उपनिवेश किसको कहते हैं? जब कोई मजबूत राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र की आर्थिक और राजनीतिक चीजों पर अधिपत्य शासन जमा लेता है, तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं उपनिवेशवाद। है ना प्यारे साथियों? टेंशन की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ो। जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ, वैसे ही वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का स्थापना हुआ। कारखानों में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इन वस्तुओं की खपत के लिए विस्तृत बाजार की जरूरत पड़ी। व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने विभिन्न देशों की ओर रुख किया। संसाधनों की प्रचुरता ने भारत की तरफ व्यापार करने के लिए उसे आकर्षित किया। धीरे धीरे भारत में शक्ति का प्रयोग कर अपने उपनिवेश की स्थापना की। इसी प्रकार उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। अन्य देशों जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि देशों ने भी इसी प्रकार से अपने क्या बनाए? उपनिवेश बनाए। हम तो शुरू से आपको पूरा प्रक्रिया ना बेटा समझाए हैं कि अंग्रेज कैसे आया भारत, फिर धीरे धीरे कैसे उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। अब बात करते हैं
4 जो हम बोले भी थे चैप्टर के अंदर में, कुटीर उद्योग का महत्व और उसकी क्या उपयोगिता पर प्रकाश डाले, ये अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिवेशवाद वाला भी VVI है, उसको कर लियो, ठीक है। ना 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 ना। आ जाओ। कम पूंजी में घरेलू स्तर पर स्थापित उद्योग को हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग, ठीक है। कुटीर उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इसमें देश की अधिकांश आबादी की भागीदारी होती है। इसमें किसी विशेष तकनीक की जानकारी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जाना राजा नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसमें श्रम, पूंजी, समय तीनों कम लगते हैं। घर बैठे लोग अपना अपना काम कर लेते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इसमें घरेलू महिलाओं का योगदान भी सराहनीय है। कुटीर उद्योग के कुछ प्रमुख उदाहरण है, जैसे सूत काटना, बुनाई करना, रंग को रोगन करना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सब इसी में है। भारत में औद्योगिकरण के पहले कुटीर उद्योग काफी विकसित था, परंतु औद्योगिकरण के बाद कच्चे माल के लाले पड़ गए। धीरे धीरे ये मृत प्राय हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया। औद्योगिकरण की उपयोगिता निम्नलिखित है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या है? मध्यम और निम्न वर्ग के अधिकांश लोग को ये रोजगार देता है। घरेलू महिलाओं को भी रोजगार देता है। रोजगार के तलाश में जो लोग बाहर जाएंगे, पलायन करेंगे, उनको ये क्या करेगा? रोकने में सहायता करेगा। सामाजिक आर्थिक प्रगति और संतुलित क्षेत्रवाद के विकास के लिए शक्तिशाली औजार का कार्य करेगा। यह कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि, उपयुक्त तकनीक को बेहतर और सुनिश्चित करता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, प्यारे बच्चों, मैं आपको जरा सा ले चलूं, जो हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, भारतीय जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन किया गया, यानी सिंपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जितना भी गांधी जी जो है राष्ट्रीय आंदोलन किए, खास करके 2 बड़े बड़े आंदोलन, एक कौन? असहयोग आंदोलन और दूसरा सविनय आज्ञा आंदोलन। उसमें कुटीर उद्योग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है, बहुत बड़ी। जहां पे स्वदेशी पर बल दिया गया, प्यारे बच्चों, जहां स्वदेशी पर बल दिया गया, उसमें कुटीर उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो लोगों को जोड़ने का इसने बहुत बड़ा काम किया, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका शायद अंतिम होगा। औद्योगिकरण ने न सिर्फ आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? जाहिर सी बात है, औद्योगिकरण ने आर्थिक स्थिति को तो बदला, साथ ही साथ राजनीतिक, वही उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, एक देश को दूसरे देश से जोड़ना, वैश्वीकरण का जो काम किया गया, है ना, वही सारी बातें हैं। औद्योगिकरण ने आर्थिक ढांचे को तो परिवर्तित किया ही, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि औद्योगिकरण क्रांति के फलस्वरूप कुलीनता का गौरव समाप्त हो गया। साम्राज्य श्रमजीवों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति मिल गई। नए नए उद्योग केंद्र ने, उनकी स्थिति पहले से अच्छी थी, उनकी आय भी बढ़ गई, उनके जीवन स्तर में भी परिवर्तन हुआ। शहरों में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हुआ। इस तरह व्यक्ति का महत्व बढ़ गया और लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी धीरे धीरे बढ़ गई। मिल मालिक मजदूरों के शोषण के द्वारा अपनी पूंजी बढ़ा रहे थे, अतः अपनी संगठन तथा ट्रेड यूनियन बनाकर हड़ताल किए, मिल मालिकों को अपनी मांग पूरी करने के लिए विवश किए। इससे लोगों में नेतृत्व क्षमता का भी धीरे धीरे विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में पूंजीवाद का विकास हुआ। फलतः समाज में पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। पूंजीपतियों ने शोषण और राजनीति को प्रभावित किया। पूंजीवाद से ही साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा एशिया, अमेरिका, अफ्रीका महादेशों में उपनिवेश स्थापित किए गए। यूरोपीय देशों में ही नहीं, बल्कि सारे विश्व में साम्राज्यवादी होड़ के कारण अशांति, संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हुआ। इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध इसी व्यवस्था का अभिशाप था, जिसने विश्व की राजनीति को पूर्ण रूप से क्या किया? प्रभावित किया। और इस तरीका से प्यारे बच्चों, आपका ये कंप्लीट चैप्टर जो है, सब कुछ हो जाता है समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको बड़ा आनंद आया होगा ये जान करके और ये पूरे चैप्टर को देख करके। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी? आप आराम से है वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप देखें और आराम से जो है इन सभी को आप जो है वैसे आप अपने फेयर में डाल सकते हैं। तो इससे आपका चैप्टर नंबर 5 क्या हो गया? समाप्त। जल्द ही हम लोग जो है अर्थव्यवस्था का जो मैंने चैप्टर खत्म किया था, 7वां चैप्टर, जल्द ही मैं उसका भी क्वेश्चन आंसर ऐसे ही लेकर के आऊंगा, ताकि आप सभी बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे
अगले चैप्टर की तरफ। यदि आप चैनल को बिल्कुल नए नवेली देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बात होगी केवल कंटेंट की, तबाही कंटेंट की। नमस्कार।